अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वेंट्री की टेक्निक को डिस्कस करेंगे और ये जो हमारा चैप्टर है इसका टॉपिक भी इन्वेंट्री कंट्रोल है। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाना है कि इन्वेंट्री असल में है क्या चीज़। इन्वेंट्री दरअसल आपके पास एक स्टॉक है जिसके अंदर आप अपने आइटम्स को, अपनी गुड्स को स्टोर करते हैं। वो आपकी ऐसी गुड्स भी हो सकती हैं जो किसी चीज़ को बनाने के लिए प्रोडक्शन में यूज़ हों और वो रॉ मटेरियल हों उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, और वो आपकी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं, यानी जिनको आप मुकम्मल करके तैयार कर चुके हैं। तो एक नज़र आइए इसकी डेफिनेशन के ऊपर डाल लेते हैं। इन्वेंट्री इज द फिजिकल स्टॉक ऑफ आइटम्स हेल्ड इन एनी बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन और सेल्स, यानी कोई भी ऐसी फिजिकल आइटम्स का स्टॉक जो किसी भी बिजनेस के लिए या फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए या सेल्स के लिए रखा जाए उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे कि आपके घरों में भी इन्वेंट्रीज हैं, आपके किचन्स में भी हैं। जब आप इकट्ठा अपना ग्रोसरीज करके एक महीने के लिए अपनी चीनी या पत्ती का स्टॉक करते हैं तो वो भी आपकी इन्वेंट्री हो जाती है, यानी किसी भी चीज़ का स्टॉक जो है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो इन्वेंट्री वो है जो इन प्रोसेस यूज़ होगी, यानी जब चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब चीज़ बन के तैयार हो गई है, फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री जो है उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम जिसकी बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, यानी कि चीज़ें बन चुकी हैं, उनके सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और फिर हम उसको इन्वेंट्री में रख रहे हैं। अब इन्वेंट्री जो है उसको मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री की प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग जो है वो तो हर चीज़ की ज़रूरी है। कोई भी काम आप करने लगेंगे तो प्लान तरीक़ाकार इन्वेंट्री का क्या है कि जी आपने उसको स्केड्यूल करना है और मेंटेन करना है। बेसिकली जो इन्वेंट्री प्लानिंग है ये बेस करती है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो आपको पास से मिलती है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कब है, किस फेज़ पे है, किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन लेवल के किस फेज़ पे ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ वो है जो आपकी फ्यूचर में, यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जो फ्यूचर में खड़ा हो सकता है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनको अरेंज करना और उनको टाइमली प्रोवाइड करना, ये चीज़ आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग जो है वो कहलाती है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला सवाल तो ये है कि जी हाउ मच टू स्टॉक और हाउ मच टू बाय, कि कितनी चीज़ें हमें स्टॉक करनी चाहिए, यानी जो हम प्लान कर रहे हैं प्रोडक्शन, इसके लिए हमें कितनी चीज़ें स्टॉक में चाहिए और उनको किस टाइम पे बाय करना चाहिए। जैसे सपोज आप एक बेकरी का यूनिट चला रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल के लिए आपकी इन्वेंट्री में एग्स होने चाहिए, उसमें आपके पास ऑयल होना चाहिए, मैदा होना चाहिए, शुगर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में स्टॉक करना है और किस टाइम पे स्टॉक करना है। यानी एग्स जो हैं वो अगर आपके डेली बेसिस पे आ रहे हैं तो उनका कितना स्टॉक होना चाहिए कि पूरा दिन गुजर जाए, अगर वो मंथली बेसिस पे आ रहे हैं तो कितना स्टॉक होना चाहिए। तो ये चीज़ें डिसाइड करना और किस टाइम पे, हाउ ऑफन टू बाय और व्हेन टू बाय, ये डिसीजन, ये दो डिसीजन जो है ना, ये बेसिकली आपके इन्वेंट्री कंट्रोल को का पूरा प्रोसेस है। अब ये किस तरीके से इन दो डिसीजंस को लिया जाता है, उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल मेथड, उसको हम बोलते हैं EOQ। EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, या आप इसको इकोनॉमिक लॉट बैच साइज मॉडल भी कह सकते हैं। एब्रीविएट हम इसको करते हैं EOQ से, और आगे हम जो सारी बात करेंगे वो हम इस EOQ मॉडल के ऊपर ही करेंगे। अब इन्वेंट्री जो है उसके 4 मेजर एलिमेंट्स हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट्स आप उनको बोलते हैं, जिसमें पहली कॉस्ट आपकी आइटम कॉस्ट है, इसको हम C1 से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जिसको C2 से डिनोट करते हैं। तीसरी चीज़ होल्डिंग कॉस्ट है, जिसको हम C3 से डिनोट करते हैं। और चौथी चीज़ शॉर्टेज कॉस्ट है, जिसको हम C4 से डिनोट करते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये कॉस्ट एक्चुअली हैं क्या चीज़ें। आइटम कॉस्ट क्या चीज़ है? आपकी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आप उसे खुद बना रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसका रॉ मटेरियल, उसका लेबर, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पैकिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें आप सम अप करके ही बताते हैं ना कि जी फाइनली मुझे ये आइटम जो है ये इतने में पड़ा है।
तो वो आपकी उस चीज़ की आइटम कॉस्ट होती है। और अगर आप कहीं से वो बनी बनाई चीज़ ले रहे हैं तो उसकी जो परचेज कॉस्ट है आपकी, वो आपकी आइटम कॉस्ट होगी। तो ये हर यूनिट के हिसाब से होती है और हम इसको C1 से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है दैट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको हम C2 से डिनोट करते थे। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप परचेजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, सेटअप कॉस्ट भी कह सकते हैं और एक्विजिशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये MCQs के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जहां भी कहीं परचेजिंग, सेटअप या एक्विजिशन की बात होगी, एक्चुअली वो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही होगी, जिसको हम C2 से डिनोट करते हैं। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, इसमें क्या चीज़ है जी, Administrative and clerical costs are involved in processing a purchase order, expediting, follow-up, etc. अब वो कहते हैं कोई भी एक ऑर्डर जो है उसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस चाहिए, उसमें क्लरिकल जॉब्स भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए उसकी। एक्सपीडिटिंग क्या चीज़ है कि आपने किसी चीज़ को स्पीड अप करने के लिए, किसी प्रोसेस को जल्दी करने के लिए उस पर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा किया है आपने, ये चीज़ आपकी एक्सपीडिटिंग में आ जाती है। और फॉलो अप करना कि आया जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही मुझे आउटपुट दे रहा है कि नहीं, इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाती हैं। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके अंदर आपकी सेटअप कॉस्ट आ जाती है, जिसके अंदर आपकी लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल्स जो यूज हुए हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी भी सारी टाइप की कॉस्ट जो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बनाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। ये क्या चीज है कि जब आपने चीज को बना लिया तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। जैसे फैक्ट्रीज में चीजें पड़ी होती हैं, कार्टन्स में पैक हो जाती हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई की जाती हैं। तो वो जो आपने होल्ड करना है उसमें जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, ऑब्वियसली अगर आपका कोई फ्रोजन आइटम है आपको फ्रीजर के चार्जेस पड़ रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपको किसी और किस्म की उसकी ज्यादा टाइम उसको होल्ड करने के लिए कोई और किस्म के एक्सपेंसेस, फिर आप उसमें जारी बात है गार्ड करने के लिए एक चौकीदार रखेंगे, उसके ऊपर सिक्योरिटी चाहिए कि जी चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उसको चेकिंग करने के लिए उसके ऊपर कुछ लोग होंगे। तो ये सारी कॉस्ट जो उनकी वेजेस के तौर पे आपको पड़ रही हैं, ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। यानी आपने उस आइटम को वहां पे होल्ड किया हुआ है और उसको होल्ड करने के लिए भी आपका खर्चा लग रहा है। यानी जिस जगह पे, जिस वेयर हाउस किसी में गोदाम में आपने उसको रखा हुआ है, उस जगह का रेंट भी आपको देना पड़ रहा है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती हैं। इसके अंदर टैक्सेस भी हो जाते हैं। जब इन्वेंट्रीज में चीजें पड़ी होती हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी लगा देती है। इसके अलावा ऐसी चीजें जो एक्सप्लोसिव आइटम्स हैं या जो आपकी ब्रेकेबल या इस किस्म की चीजें हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, उसके लिए फिर आप इंश्योरेंस भी करवाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इस जगह पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आपको लेनी पड़ती हैं, वो उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है। तीसरी चीज आपकी क्या है, ऑब्सोलेसेंस जो है। ऑब्सोलेसेंस क्या चीज है कि जी कई दफा मॉडल्स ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, यानी पुराने हो जाते हैं। जैसे फर्ज करें आपने किसी मोबाइल का मॉडल जो एक लेके काफी सारी तादाद में स्टॉक करके इन्वेंट्री में रख लिया, लेकिन अभी आपका वो पूरा सेल आउट नहीं हुआ और नया मॉडल आ गया। अब उस मॉडल की जो है वर्थ तो कम हो गई, आपको तो बैठे बैठाए बहुत सा नुकसान हो गया। तो ऑब्सोलेसेंस क्या चीज है कि ऑब्सोलीट हो जाना, पुराना हो जाना, आउटडेटेड हो जाना। ये भी फीचर फेस करना पड़ जाता है जब इन्वेंट्रीज में चीजें पड़ी होती हैं, होल्ड किया होता है आपने उनको। उसके बाद डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी। ऑब्वियसली बहुत देर तो आपका फैब्रिक भी पड़ा रहेगा, जैसे लेदर गुड्स हैं, जैकेट्स वगैरह, वो आप 1-2 सीजन ना पहने तो वो विदर करना शुरू हो जाती हैं, ऊपर से वो छोटे छोटे पीस में फटना शुरू हो जाती हैं। इस तरह फिर वो डिटीरियोरेशन भी होनी शुरू हो जाती है क्वालिटी की। थेफ्ट यानी कि चोरी, स्पिलेज यानी उनका नुकसान, डैमेज आइटम होने का खतरा है अगर आप ज्यादा देर उनको इन्वेंट्री में होल्ड करेंगे। इसके अलावा फिर जब आपकी इन्वेंट्री में चीजें पड़ी हुई हैं, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आप कंप्यूटर के थ्रू करेंगे या आप लोगों को उसके लिए हायर करेंगे, तो वो कॉस्ट भी आपको पड़ रही है। यानी ये सारी चीजें आपकी होल्डिंग कॉस्ट हैं जो आपने आइटम को होल्ड करने के लिए पे करनी है। इसको हम C3 से डिनोट करते हैं और इसमें जो यूनिट ऑफ टाइम है वो आपका डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी, वीक्स भी और ईयर्स भी। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस आइटम को आपने कितनी देर के लिए होल्ड करना है। चौथी और आखिरी जो कॉस्ट है वो है शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट क्या चीज है कि जी द शॉर्टेज कॉस्ट इज ड्यू टू द डिले इन द सेटिस्फाइंग डिमांड।
ड्यू टू रॉन्ग प्लानिंग। अब होता क्या है कि जी कई दफ़ा शॉर्टेज का जिक्र से ही, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें किसी चीज़ की कमी का जिक्र हो रहा है, कि होता ये है कि डिमांड इज इवेंचुअली सेटिस्फाइड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड जो है वो कुछ अरसे के बाद सेटिस्फाई हो जाती है और शॉर्टेज की वजह से आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। Shortage cost is not considered as the opportunity cost or cost of lost sales. अब शॉर्टेज कॉस्ट जो है इसमें क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं? इसमें यह है कि ओवर टाइम आपको देना पड़ जाता है शॉर्टेज की वजह से, ज़्यादा काम लोगों से, क्योंकि जल्दी अब आपने उसको अरेंज करना है, शॉर्टेज हो गई है चीज़ की, तो आपको उसे जल्दी करने के लिए ओवर टाइम एक्सपेंसेस भी देने पड़ जाएंगे। उसके बाद आपके क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को देने पड़ रहे हैं। एक्सपीडिटिंग, यानी जब शॉर्टेज हो गई है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया आपको कि एक्सपीडिटिंग क्या चीज़ है, कि स्पीड अप करना किसी प्रोसेस को, उस पर भी ऑब्वियसली खर्चा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर्स ड्यू टू डिले। अब जब कस्टमर्स को आप टाइम पे नहीं दे पाएंगे, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आपके टूटेंगे, आपकी गुडविल ख़राब होगी, जिसे कारोबारी साख कहते हैं। फिर लोग दूसरी तरफ रुजू करना शुरू कर देंगे कि जी यहाँ से तो हमें चीज़ नहीं मिल रही टाइम पे, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसके बाद स्पेशल हैंडलिंग ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट्स। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नाजुक है, उसकी हैंडलिंग के लिए भी, या जो मौसम से अफेक्ट होती है कि भाई मौसम में मॉइस्चर हो तो वो चीज़ ख़राब होने का ख़तरा है, तो उसके लिए आप उसको ठंडी जगह पे कोल्ड हाउसेस में, कोल्ड स्टोरेजेस में रखना पड़ेगा, उसका भी खर्चा है, पैकेजिंग की भी कॉस्ट है, और लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी शॉर्टेज कॉस्ट जो हैं इसका हिस्सा हैं, यानी ये शॉर्टेज कॉस्ट को बढ़ाती हैं। शॉर्टेज कॉस्ट इन चीज़ों की वजह से मिलके बनती है और इसको हम C4 से डिनोट करते हैं। ये चारों किस्म की कॉस्ट हमने पढ़ ली हैं।